वो नहीं आया क्या? पानी लेके आओ। आगे देखिए आप, सर्कल पढ़ रहे थे ना, उसके आगे देखिए। इससे आगे देखना भैया। देखिए एक पॉइंट और देखना आप, कि इसमें आपको पूछेगा रबर बैंड की लंबाई ज्ञात करना। 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 रबर बैंड की लंबाई का मतलब होता है, मेरे साथ देखोगे आप, छोटे छोटे डायग्राम बनाओगे आप। दो वृत्त है, तीन वृत्त है, चार वृत्त है, पांच वृत्त है, बना लेना भैया। फिर छह व्रत है, और भी 6 से ज्यादा भी व्रत हो सकते हैं। रबर बैंड की लंबाई निकालना। बनाओ देखो आप। सही है। देखो रबर बैंड का मतलब होता है ना, आप यहां से देखिए कि इसको आप ऐसे रस्सी से चारों तरफ से बांध दो। आप इसको अपन रबर बैंड बोलते हैं, बिल्कुल खींच के बांधते हैं। इसको चारों तरफ रस्सी से बांध देंगे, बिल्कुल खींचकर। इसको रस्सी से खींचकर बांध देंगे। अब इसको खींचकर रस्सी से बांध देंगे। इसको बोलते हैं रबर बैंड। बस यहाँ पर लिखना, ये हमेशा समान लंबाई के वृत्तों पे होगी। समान लंबाई के
या समान त्रिज्या के वृत्तों पर, समान लंबाई के या समान त्रिज्या के वृत्तों पर होगी। सही है? देखो कैसे निकालते हैं, सुनना। देखो रबर बैंड की लंबाई बिल्कुल खींच के बांधे हैं ना, तो आप बताओ इसकी त्रिज्या r, तो इसकी भी त्रिज्या r, तो बताओ ये दूरी भी r, तो ये दूरी भी r। देखो ये कौन 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये एक आयत बनता है। ये दूरी r r 2r हो गई ना, तो यहां से लेकर यहां तक दूरी 2r हो जाएगी। इसी तरह यहां पर भी और यहां पर भी मिलाओगे ना, तो आप बताओ ये दूरी r और r 2r हुई ना, तो ये दूरी भी क्या हो गई 2r। ये वाली दूरी क्या हो गई 2r हो गई, और ये भी 2r हो गई। अब समझना कि ये 2r और ये 2r, तो बताओ ये रस्सी की लंबाई है ना, ये तो आ गई r 2r और 2r। अब आप देखो कि आप खुद बताओ ये वाली दूरी पाई r नहीं है क्या, आधा वृत्त ही तो है। और ये वाली दूरी बोलो, ये वाली दूरी भी पाई r है। अरे भाई बिल्कुल आधा वृत्त है, सेंटर से जा रहा है तो आधा, तो आधा ये पूरा वृत्त बन गया। और आप बताओ इसको मैं 2r को व्यास कह सकता हूं ना, इसको मैं क्या कह सकता हूं, व्यास कह सकता हूं। तो बताओ देखो एक व्यास और एक व्यास, दो व्यास और प्लस पाई r और पाई r 2 पाई r। तो आप बताइए जब रबर बैंड की लंबाई निकालते हैं ना, तो आप बताओ व्यास आप क्या लिखोगे 2 व्यास और प्लस 2 पाई r, यही आएगा। व्यास को d बोलते हैं डायमीटर, तो आप कह सकते हो 2d प्लस 2 पाई r, 2d प्लस 2 पाई r। सिंपल है। देखो आप कि जितने वृत्त होंगे ना उतने व्यास, 2 वृत्त है तो 2 ही व्यास आ रहे हैं और प्लस 2 पाई r आएगा। ऐसे ही 3 वृत्तों में होगा, तो बताओ अब इनके लिए बिल्कुल सिंपल है कि बताओ 3 व्यास और प्लस क्या 2 पाई r। बोलो 4 वृत्त है ना, इनके लिए भी वही लागू होगा कि 4 व्यास प्लस 2 पाई r। देखो 5 वृत्त होंगे ना, तो बताओ 5 व्यास और प्लस 2 पाई r। ये पूरी लंबाई निकल जाएगी। ये जो लंबाई दे रखी है ना, ये पूरी की पूरी लंबाई इसमें आ जाएगी। किसमें कि भाई रबर बैंड का मतलब यही होता है जितने वृत्त होंगे ना उतने व्यास प्लस 2 पाई r। बोलो 6 वृत्त है तो 6 व्यास और प्लस 2 पाई r। देखो आपके पास 9 वृत्त है ना, ये 10 वृत्त है, लेकिन देखो बस कंडीशन क्या है कि ये बीच वाला वृत्त है ना इस रबर बैंड को टच नहीं कर रहा। यहाँ पर वृत्त 4 3 7 और 3 10 है, लेकिन यहाँ पर आएगा 9 व्यास और प्लस 2 पाई r। मतलब अगर वृत्त टच नहीं करेगा ना तो उसको लेंगे भी नहीं, जो वृत्त टच करेगा उसी को लेंगे। अब यहाँ पर वृत्त 10 है तो 10 व्यास आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर केवल 9 आएगा, यहाँ पर केवल 9 व्यास आएगा। लिखो आप इसको। मतलब आप देखिए एक को तो अपन ने समझ लिया ना, उसके बाद में अपन ने इसको ऐसे लिखा है। आगे देखिए आप। क्लियर है? जितने वृत्त होंगे ना उतने व्यास और क्या आएगा 2 पाई r। अब देखिए सर्कल में मेन बात तो ये थी। अब कुछ स्पेशल पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर याद रखने।
स्पेशल पॉइंट सर्कल के कुछ स्पेशल पॉइंट है। क्या क्या है? एरो बना बना कर लिखोगे भैया। वृत्त के कुछ स्पेशल पॉइंट है। पहला पॉइंट एरो बनाकर लिखना कि देखो क्या है कि आपके पास कोई वृत्त है, सुनना भाई मेरे साथ, कि आपके पास कोई वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या है? वर्ग बना हुआ है। वृत्त के अंदर क्या बना हुआ है? वर्ग बना हुआ है। और इस वर्ग पर है ना चारों भुजाओं पर 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं। चारों भुजाओं पर 4 अर्धवृत्त बने हुए हैं। सुनना कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर क्या है? वर्ग है। और वर्ग की चारों भुजाओं पर 4 वर्ग अर्धवृत्त बने हुए हैं। एक वृत्त है, वृत्त में क्या है? वर्ग है। और वर्ग की भुजा पर 4 अर्धवृत्त है। यह है इसमें। तो अब आपसे देखो क्या पूछेगा कि आपसे ये पूछेगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग। देखिए इसका क्षेत्रफल आपको निकालना। किसका? छायांकित भाग का। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है देखो कैसे आएगा। मैं एक बार बेसिक लिख देता हूं, फिर उसका डायरेक्ट भी लिखूंगा, बताऊंगा जब आपको कर लेंगे कि इसका क्षेत्रफल आएगा 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लिखते रहना भाई आप। 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। ये इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा कि 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आएगा वर्ग का क्षेत्रफल। या आप इसका मान डायरेक्ट भी निकालना हो ना तो बस केवल इतना कर देना, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर वर्ग का क्षेत्रफल कर दोगे ना तो इसका मान डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब इस तरह का डायग्राम आएगा ना तो आपको सोचना नहीं पड़े, जल्दी आंसर निकाल लोगे। डायरेक्ट से भी 4 छायांकित भाग है ना, वर्ग का वो इसका बेसिक है और बचता वही है वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट नोट करना भैया। देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक चतुर्थांश होगा। चतुर्थांश होगा। इस चतुर्थांश में क्या होगा? इस चतुर्थांश में एक समकोण त्रिभुज होगा। इस चतुर्थांश में एक त्रिभुज होगा या समकोण त्रिभुज कह सकते हो आप। इसमें क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज के ऊपर क्या होगा? अर्धवृत्त होगा। कैसे? देखो कि ये आपके पास ये मान है और एक अर्धवृत्त ऐसे आएगा, तो आपसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। आपसे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछेगा। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आएगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और माइनस आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। या इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि इसका जो डायरेक्ट मान है ना वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही इसका आंसर है। इस तरह के डायग्राम का आंसर क्या होगा? जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दोगे ना वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा।
तीसरा पॉइंट लिखना कि एक व्रत है और इसके अंदर क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। देखो कि सबसे पहले क्या होगा, एक व्रत के अंदर क्या होगा, एक वर्ग, और वर्ग के अंदर है ना 4 व्रतखंड बन रहे हैं, 4 व्रतखंड बन रहे हैं। इसके अंदर क्या बन रहे हैं, 4 व्रतखंड। ये व्रतखंड ही तो होते हैं, ये व्रतखंडी होते हैं ना। तो यहां पर एक रिलेशन होता है, वो आप एक बार देख लो। आएगा कैसे, मैं आपको बाद में प्रूव करूंगा कि व्रत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और एक व्रतखंड का क्षेत्रफल, एक व्रतखंड का क्षेत्रफल, इनका अनुपात होता है 11:7 और कितना, 1। ये अनुपात आपको याद रखना हो जाएगा। कैसे आएगा मैं बता दूंगा प्रूफ करके। अभी आप लिखिए कि व्रत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और किसका, एक व्रतखंड का क्षेत्रफल, इनका अनुपात 11:7:1 आ जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको अपन अलग से बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी बात अपन अलग से करेंगे। सही है, इसका मान 1/16 है। अगला पॉइंट देखना भैया, सुन रहे हो भाई। देखिए अगला पॉइंट क्या है कि आप समझना कि एक आपके पास 90 डिग्री का चतुर्थांश है। समझने की कोशिश करना कि 90 डिग्री का चतुर्थांश है और बोलो इसकी त्रिज्या r है। एक 90 डिग्री का चतुर्थांश, इसकी त्रिज्या r है। अब इसके अंदर है ना एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है ऐसे, इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त बना हुआ है। देखो क्या है, पॉइंट क्या है कि एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश है और इस चतुर्थांश के अंदर एक छोटा वृत्त बना हुआ है, एक छोटा वृत्त बना हुआ है। एक चतुर्थांश के अंदर क्या बना हुआ है, एक छोटा वृत्त बना हुआ है। तो अब आपसे क्या पूछेगा कि इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये पॉइंट है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, समझना भाई कि आप खुद बताइए कि ये पूरी त्रिज्या r है, ये पूरी त्रिज्या भी r है और ये त्रिज्या भी कितनी है, r है। ये त्रिज्या r आपको दे रखी है, ये त्रिज्या r, ये त्रिज्या r और ये त्रिज्या r है। सही है, ये त्रिज्या r आपको दे रखी है। अब देखो कि आप यहां से देखिए, यहां से ये वर्ग बनेगा। तो एक बार आप समझना कि ये दूरी a मान लो, ये दूरी भी आपने a मान ली। तो बताओ ये a है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी एक 90 डिग्री बन जाएगा और ये एक वृत्त बनेगा।
देखो सुनना भैया, देखिए कि इसका सेंटर ये है इस वृत्त का, यहां से यहां तक इसका अपन ने क्या मान लिया, आर मान लिया। ये भी कितना आर है, इस वृत्त की छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो बताओ ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा। अब ये एक वर्ग बन गया ना, ये एक वर्ग बन गया। बताओ मैं ये दूरी निकाल सकता हूं क्या, कि ये दूरी वर्ग का विकर्ण होगा, और ये वर्ग का विकर्ण अभी मैं लिखवाऊंगा आपको कि वर्ग का विकर्ण √2r होता है। भाई वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2r। और आप बताओ वर्ग का विकर्ण अगर √2r है ना, तो बताओ इधर की दूरी r नहीं है क्या, ये इस वृत्त की त्रिज्या है, और ये क्या आ गया √2r। तो बताओ मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी दूरी जो है ना, ये पूरी दूरी ये r ही तो है, ये बड़ा r ही है। तो बताओ आप क्या कह सकते हो कि आप यहां पर कहोगे √2r + r, ये इक्वल हो जाएगा बड़े r के। अरे भाई ये जो दूरी r है ना, ये चारों तरफ ही होगी ये दूरी r। तो बताओ ये दूरी कितनी आ गई, √2r, और ये दूरी कितनी है, r है। तो बताओ √2r और पूरी को जोड़ देंगे उसके इक्वल आएगा, r कॉमन आ जाएगा और वो बटे में चले जाएगा। तो बताओ आपके पास क्या हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। और √2 - 1 हो गया ना भाई, √2 + 1, √2 + 1 बटे में चले जाएगा। आपको ये r ही तो चाहिए था छोटा सा, और आप इसको सेट करके लिख सकते हो कि बड़ा R √2 - 1 कह सकते हो। ये कैसे कहोगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे, √2 - 1 से ऊपर नीचे, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, a + b 1 - b 1 फॉर्मूला बनेगा, और ऊपर ये निशान। तो देखो जब इस तरह का कोई डायग्राम आएगा ना, तो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या वो होगी √2 - 1 गुणा में बड़ा R, मतलब बड़े वृत्त की, या अब तो चतुर्थांश की त्रिज्या के इक्वल आएगा, चतुर्थांश की त्रिज्या के इक्वल आएगा। लिखो अभी। अब देखो ये डायग्राम हकीकत में ऐसा डायग्राम है, अगर इसका आप ओरिजिनल डायग्राम लिखो ना, तो ये ऐसे है। देखो कैसे, कि एक वृत्त है, सुनना, एक वृत्त है, और ये वृत्त में एक क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया, बोलो हो गया चतुर्थांश। ये वाला हिस्सा अगर मैं इधर का हटा दूं ना, तो इसका जैसा ही लग रहा है, और इस चतुर्थांश में भी एक और वृत्त आ गया। तो बस केवल यही है कि इस वृत्त की त्रिज्या है, ये डायग्राम वही है। अगर मैं इसको हटा दूं ना इधर से, तो ये सेम टू सेम वही डायग्राम है। तो आप ये कह सकते हो कि इस तरह का कोई डायग्राम आएगा ना, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, √2 - 1 × r। अब वो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, भाई r की जगह कुछ न कुछ मान आएगा, 10, 5, 20, 25 कुछ भी आएगा, लेकिन √2 - 1 हो जाएगा। सही है भाई। देखो एक बार देखो, जब क्वेश्चन आएगा ना, तब मैं पूरा प्रूफ करके बताऊंगा आएगा कैसे। वैसे अभी भी मैं पूरा प्रूफ ही कर रहा हूं इसको, आया कैसे है, लिखिए आप। लिखो आप, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, याद करना पड़ेगा। कि आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि चतुर्थांश में अगर आप बताओ कोई वृत्त होता है और उसकी त्रिज्या निकालते हैं ना, तो उसके लिए अपन ये वाला पॉइंट यूज करते हैं। इससे अगला पॉइंट, ये स्पेशल पॉइंट है भाई वृत्त के, 5, 7, 10 पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है। देखिए कि आपके पास क्या है, एक वृत्त है ऐसे आपके पास, और इसमें एक चतुर्थांश ऐसे है। ये यही पॉइंट है, समझना। आप बता रहा हूं कैसे, कि एक चतुर्थांश है, ये ऐसे है, और आप बताओ इस चतुर्थांश के इस कोने पर वृत्त बन रहा है, तो आपसे इस वृत्त की त्रिज्या पूछेगा कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या है। आपसे क्या पूछेगा कि इस छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है। मेरे साथ देखना, ये डायग्राम भी इसी से रिलेट है, लेकिन अपन इसको ऐसे ही समझेंगे कि एक वर्ग है, वर्ग के अंदर क्या है, एक चतुर्थांश है, चतुर्थांश है, और इस चतुर्थांश के में क्या है ना, वर्ग के एक कोने पर, वर्ग के एक कोने पर एक छोटा वृत्त है, एक छोटा वृत्त। डायग्राम बनाओ भाई आप जल्दी, एक डायग्राम। अभी इसका अगर आप ओरिजिनल डायग्राम देखो ना, तो ये ओरिजिनल डायग्राम ऐसे है। कैसे देखो, सुनना, कि एक वृत्त है, इस वृत्त के यहां पर एक चतुर्थांश हो गया, इस चतुर्थांश में क्या है ना, बोलो इस चतुर्थांश में क्या है, बताओ कैसे बनेगा, कि इस चतुर्थांश में, हाँ भाई
या बड़ा वर्ग हो गया, देखो ऐसे, देखो बड़ा वृत्त है या क्या बनेगा, ये एक वृत्त ही चल रहा है ऐसे, देखो कि इसको अगर आप ऐसे मिलाओगे ना तो ये किसके, वृत्त के चार, तो वृत्त का ये वृत्त हो गया और इस वृत्त के ये चार टुकड़े हो गए, देखो ये चार टुकड़े वृत्त के हो गए, सही है। हाँ ये वाला, देखो ये वाला ले ले, देखो ये वाला हिस्सा ले लिया ना, अब देखो ये वाला हिस्सा है तो इसको आप आगे बढ़ाओगे इसमें, ऐसे इसको यही तो मैं कह रहा हूं कि इसी को तो बनाना पड़ेगा आपको, यही बनेगा, एक कोने पर बनेगा ना, चतुर्थांश बन रहा है ये, तो बताओ यहां पर ये व्रत बनता है तो आपसे इस व्रत की त्रिज्या पूछता है ना, ये बड़ा व्रत जाता है ऐसे, ये बड़ा व्रत जाएगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, लिखो एक बार आप इसको, बनाओ आप डायग्राम। सुनना भाई, इसकी त्रिज्या क्या है ये समझना मेरे साथ। देख रहे हो कि आपको इस छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ना, तो चतुर्थांश की त्रिज्या तो कितनी है, चतुर्थांश की त्रिज्या आर है, बड़ा आर, तो इस छोटे की त्रिज्या क्या आएगी, आप लिखोगे 3 2√2 और गुणा में क्या आएगा, आर आ जाएगा, 3 माइनस 2√2 कैसे आएगा मैं प्रूव कर दूंगा जब क्वेश्चन के साथ, अभी केवल लिख लो आप इसको कि r बराबर क्या आएगा, 3 माइनस 2√2 गुणा में क्या आएगा, 3 माइनस क्या आएगा 2√2 गुणा में r आता है, 3 माइनस 2√2 गुणा में r आता है। अगला पॉइंट लिखना कि दो वर्तों पर सीधी स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और तिर्यक रेखा की लंबाई, दो वर्तों पर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो देखो कैसे कि दो वृत्त है आपके पास, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, या आप ऐसे से बना लीजिए कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, तो सीधी स्पर्श रेखा की लंबाई ये होती है, देखो कि ये सीधी स्पर्श रेखा है PQ, इस PQ की लंबाई क्या है, देखो कि R बराबर बड़ी त्रिज्या, छोटा r बराबर छोटी त्रिज्या, आपको मानना है D बराबर क्या होता है, केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी, ये D का मान होगा, केंद्रों के बीच की दूरी D का मान होगा, D का मान केंद्रों के बीच की दूरी होगी। अब देखो कि D का मान अगर केंद्रों के बीच की दूरी है ना, तो आप यहां पर समझिए कि आप ये कह सकते हो, देखो मैं बता रहा हूं इसको कैसे सोल्व करेंगे, कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी, बोलो D है, बोलो यहां से यहां तक की दूरी छोटा r है, यहां से यहां तक की दूरी बोलो बड़ा r है, अगर आप इसके समांतर लाइन खींच लो ना एक, अगर आप इसके समांतर लाइन खींच लो तो अगर ये D है तो ये भी D होगा, बोलो ये बड़ा R है, ये छोटा R है ना, तो ये भी छोटा R, तो ये इतना सा हिस्सा क्या होगा, R माइनस R होगा, बोलो ये कोण 90 डिग्री होगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 कोण बनाती है, और बताओ आपको ये PQ तो निकालना है, तो एक ऐसे त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ये दूरी तो D है, एक दूरी r माइनस आर है, और बताओ आपसे ये PQ पूछा है, ये वाला पार्ट पूछा, तो बताओ पाइथागोरस पर में लगा देते हैं ना, तो आप कह सकते हो कि PQ का मान आएगा D²
आर माइनस आर का स्क्वायर और उसके ऊपर वर्गमूल लगा देंगे। बोलो पी क्यू का मान आएगा पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण दे दिया आपको, लंब या आधार में से कोई सी एक भुजा दे दी और दूसरी भुजा आपसे पूछी है। देखो सुनना, लिखो मत कि त्रियक स्पर्श रेखा कैसे होती है। देखो त्रियक का मतलब तिरछी स्पर्श रेखा होती है ऐसे। तो आप बताओ इसकी लंबाई भी निकालेंगे ना, इसमें आर देगा, छोटा आर देगा और आपको क्या देगा बोलो डी देगा। आर छोटा आर और क्या देगा बोलो डी देगा। आर छोटा आर और डी देगा। तो सुनना कि आर छोटा आर और डी देगा। तो अब आप ये कह सकते हो कि डी इस पी क्यू का मान निकालेंगे ना, तो इसको आप बाकी निकाल भी सकते हो, लेकिन इसका मान आएगा डी स्क्वायर और आपके पास आएगा इसका मान डी स्क्वायर आर प्लस आर का स्क्वायर और इसके ऊपर वर्गमूल आ जाएगा। फर्क इतना सा होता है कि त्रिची में आर प्लस आर का स्क्वायर घटता है और सीधी में क्या होता है आर माइनस आर का स्क्वायर घटता है। लिखो एक बार आप इसमें। सीधी में क्या होता है आर माइनस आर, तिरछी में क्या होता है आर प्लस आर। कौन सा आधार या लंब में से कोई सा एक बनेगा। थीटा का पता मान पता नहीं है ना कौन सा थीटा है भाई, सिंपल सी बात है। कर्ण लंब और आधार में से एक देगा तो दूसरी निकालनी है आपको। लंब निकाल लो चाहे आधार मान लो, कुछ भी मान लो। पी क्यू कर्ण नहीं है, 90 डिग्री यहां बन रहा है भाई, ये है कर्ण। 90 डिग्री नहीं बनेगा क्या, ये और ये त्रिज्या, तो यहां पर ये कोण 90 डिग्री बनेगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 बनाती है ना, तो 90 ये बनेगा कोने वाला। एक समबाहु त्रिभुज में समान त्रिज्या के तीन वृत्त, एक समबाहु त्रिभुज में बने समान त्रिज्या के वृत्त, ऐसे लिख लो आप, समान त्रिज्या के वृत्त। कैसे कि एक समबाहु त्रिभुज में समान त्रिज्या के वृत्त। देखो ये तो अपन पढ़ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में जब सिंगल वृत्त बनेगा ना तो अंतवृत्त होता है। समबाहु त्रिभुज में जब सिंगल वृत्त बनेगा ना तो वो तो क्या होता है अंतवृत्त होता है, और अंतवृत्त की त्रिज्या तो अपन पढ़ चुके हैं। अब देखिए पॉइंट क्या आएगा कि आप बताओ, एक आपके पास वृत्त ये है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। अब देखो कि इनको मिलाकर इसके चारों तरफ एक समबाहु त्रिभुज बन गया। और अब आपसे क्या पूछेगा कि इस त्रिभुज की भुजा क्या है। देखो त्रिभुज की भुजा आपसे पूछेगा अगर इन वृत्तों की त्रिज्या आर दे रखी हो, वृत्तों की त्रिज्या आर दे रखी हो ना, तो त्रिभुज की भुजा या त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा आपसे। कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, त्रिभुज का परिमाप भी पूछ सकता है। देखो कैसे आएगा, मेरे साथ समझोगे भाई सारे लोग। मैं एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा बना रहा हूं। डायग्राम यही है, आप देखिए एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। और आप बताओ, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं इसको। कैसे बनाओगे भाई बड़ा? देखिए आप ऐसे समझना आपको, मैं इसको बड़ा कर दूंगा यहां से पकड़ के, आप नहीं कर सकते ऐसे को भी। सही है, हो गया ना, बड़ा हो गया है ना। देखिए आप, ये नहीं हुआ नीचे से भी कर देंगे क्या, अपने याद में है।
देखो आप ये आ गया ना। अब देखो आप बताओ इन वृत्तों की त्रिज्या आर है, आपको ये भुजा निकालनी है। मेरे साथ देखिए कि ये समबाहु त्रिभुज बोला है, तो बताओ ये कोण 60 होगा ना, ये भी 60 होगा और ये 60 होगा। त्रिभुज का कोण है ये। तो अब आप यहां से देखिए कि आप बताओ ये इसका केंद्र है, ये दूरी आर है, तो बताओ ये दूरी भी कितनी होगी आर, और बताओ ये दूरी भी कितनी होगी आर, और आप खुद बताओ ये 2r हो गया ना। तो चाहे ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, तीनों भुजाएं इक्वल होती है ना। तो मैं एक निकाल देता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी तो कितनी आ गई, बोलो 2r नहीं आए क्या? यहां से यहां तक की दूरी तो 2r आ गई, ये दूरी 2r है। आप बताइए कि ये कोण 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 बनाती है। अब देखो कि अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं ना, अगर मैं इसको यहां से ऐसे मिला दूं तो ये पूरा 60 था तो 30 हो गया भाई, 30 ऊपर और 30 नीचे। बताओ ये कितना 30, ये कितना 90 है। तो बताओ ये कोण कितना बचेगा, बोलो 60 नहीं बचेगा क्या? और ट्रिग्नोमेट्री अभी मैंने आपको बताया था समकोण त्रिभुज में कि 30 के सामने r होगा 1 होता है ना, तो 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। तो आप खुद बताओ कि इसमें ये दूरी r है, ये त्रिभुज को देखना, इस त्रिभुज को, कि 90 के सामने तो ये होगा 2, आप बताओ 30 के सामने ये 1, तो 60 के सामने √3 होगा। तो आप खुद बताओ 30 के सामने r है तो ये √3 r ही तो आएगा, ये √3 r आ जाएगा। और इसी तरह ये भी कितना आएगा, बोलो आपके पास √3 r आएगा। तो बस आपको याद रखना है कि इस त्रिभुज की जो भुजा होगी ना, √3 r प्लस √3 r और प्लस 2r हो जाएगी, पूरा जोड़ देंगे इसकी भुजा आ जाएगी। आप डायरेक्ट याद रहता है ना तो टाइम बचता है भाई। अगर डायरेक्ट आपको ये याद रहता है ना पहले से तो टाइम बचता है। r कॉमन आ जाएगा और आप बताओ 2 भी कॉमन आ जाएगा। देखो ये कितना हो गया, 2√3 r और प्लस 2r। बताओ आप कह सकते हो कि इसको आप कह सकते हो कितना, 2r √3 प्लस 1 होगा। 2r √3 प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, त्रिभुज की भुजा है, लिखिए भाई। देखो ऐसे ही आप बताओ, अब ये इसकी भुजा आप निकालोगे, इसको आप निकाल कर लाओगे। देखो सिंपल है, उसी का जैसा है कि आप बताओ 3 समान त्रिज्या के वृत्त है और इनको मिलाकर एक समबाहु त्रिभुज बन गया, इनको मिलाकर एक समबाहु त्रिभुज बन गया। इनको मिलाकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया है ना। तो अब आपसे क्या पूछा, इस त्रिभुज की भुजा क्या, अगर इनकी त्रिज्या r है तो बताओ ये भी ऐसे ही होगा। ये कुछ स्पेशल पॉइंट है, और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है भाई। आज तो शादियां चल रही है भाई, जिम में जाना आपको, गार्डन में जाना बिना कार्ड, नहीं जिमा आज तो भगवान की कसम आपको सबको बिना कार्ड जिमना है, आज खाना नहीं बनाना है। इनविटेशन में तो सब जाते हैं, बिना कार्ड जाना आप भाई। अरे यहाँ क्यों जाते हो, दूर जाए करो। आवाज मत करो भाई, लिखिए आप। देखो ये भी सेम टू सेम ही होगा, अभी इसमें टाइम नहीं लगेगा। कैसे, देखो कि यहां से यहां तक कितना r, ये कितना r, ये भी कितना r, ये भी कितना r, ये भी कितना r। अब आप बताओ ये r r r 4r, तो ये हो गया, बोलो हुआ कि नहीं 4r। इसको निकालोगे ना तो ये √3r ही आएगा। देखो जोर नहीं आएगा अब की बार, इधर वाला √3r और इधर वाला भी कितना आएगा √3r। बताओ इस त्रिभुज की जो भुजा बनेगी ना, बोलो 4r
और प्लस 2√3r बन गई, तो बताओ 2r कॉमन आ जाएगा और 2 प्लस ही √3 बच जाएगा। भाई 2r कॉमन आ जाएगा और इस त्रिभुज की अब जोड़ नहीं आया ना उसमें, तो बताओ एक बार समझ लेते हैं ना तो वो चीजें क्लियर हो जाती है कि इस त्रिभुज की भुजा ऐसे निकल जाएगी। r का मान कुछ भी हो आप निकाल सकते हो, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की ऊंचाई वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो अपन उसको फिर जल्दी करेंगे भाई, क्योंकि एक बार पढ़ी हुई चीज याद आ जाएगी आपको। आपसे पूछेगा छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, चतुर्थांशों की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या r हो तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r का मान क्या होगा। देखो इसके अगला पॉइंट लिखना, इससे अगला पॉइंट लिखना, इससे अगला पॉइंट लिखना, आपसे पूछेगा इस वाले वृत्त की त्रिज्या क्या है। अगर चतुर्थांशों की त्रिज्या r हो, चतुर्थांश की त्रिज्या r हो, चतुर्थांश की त्रिज्या r हो तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r का मान क्या होगा, स्मॉल r का मान क्या होगा। एक पॉइंट और लिखना है, एक और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए, ये है आपको और ये आपको दे रखा है। तो एक वृत्त यहां पर बनेगा, तो आपसे क्या पूछेगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या। इसके आगे एक पॉइंट लिखना भैया, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में बने सबसे बड़े वर्ग की भुजा, सबसे बड़े वर्ग की भुजा, समबाहु त्रिभुज में बने सबसे बड़े वर्ग की भुजा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज हो और उसके अंदर कोई वर्ग बना हुआ हो ना, समबाहु त्रिभुज हो और उसके अंदर कोई वर्ग बना हुआ हो तो उस वर्ग की भुजा कैसे काउंट करते हैं, समबाहु त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा वर्ग की भुजा कैसे निकालते हैं। सुनना मेरे साथ, इन तीनों को लिख के छोड़ दो, इनको कल बताऊंगा इसके पॉइंट क्या है, कैसे समझेंगे। इस वाले पार्ट में व्रत नहीं आ सकता, इस वाले पार्ट में व्रत नहीं आ सकता, ये जो इधर वाला पार्ट होगा ना उसमें व्रत का निर्माण नहीं हो सकता, सही है, व्रत का निर्माण इस वाले पार्ट में नहीं होगा।
सही है। देखो समबाहु त्रिभुज में सबसे बड़े वर्ग, एक बार समझना कि आप एक बार मेरे साथ देखिए कि यहां पर वर्ग, बोलो ये कोण कितना है 60 डिग्री, ये कोण कितना है 60 डिग्री, बोलो ये कोण कितना है 90 डिग्री, बोलो ये कोण कितना है 90। अगर ये 90 है तो ये भी 90 नहीं होगा क्या? बोलो ये 60 ये 90 तो ये कोण कितना हो गया 30। अब एक बार मेरे साथ देखिए कि अगर मैं वर्ग की भुजा को a मान लूं, कि वर्ग की भुजा को अपन क्या मान लिया a, अगर वर्ग की भुजा को a मान लिया तो ये भुजा a है यहां से लेकर यहां तक, बोलो है कि नहीं a? देखो ये भुजा a है ये भी a है, या आप देखिए ऐसे देखो कि क्या मानोगे भाई, किसको माने a? देखो कि अगर आप देखिए, सुनना, ये वाला टुकड़ा, हाँ ये वाला, ये a है इतना सा, तो ये कितना हो जाएगा √3a। अगर ये √3a है तो ये भी √3a आएगा। देखो ये भी √3a आएगा। और आप भाई क्योंकि देखो आप बताओ वर्ग की भुजा इक्वल है तो ये जितनी होगी उतनी ये होगी उतनी ये होगी। बताओ इसको आपने a मान लिया, अगर ये a है ये आपके पास √3a है तो वैसे के वैसे ये भी a आएगा, भाई ये भी आएगा। तो आप बताइए यहाँ पर क्या होगा ना कि आप ये कह सकते हो कि वर्ग की भुजा, आप ये लिखो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा में अनुपात लिख लो। आप समबाहु त्रिभुज की भुजा में अनुपात लिख लो कि अगर वर्ग की भुजा √3a है ना तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी ना 2a + √3a होगी। मतलब आप कह सकते हो कि इधर तो √3a ही रहेगा, इधर आपके पास a कॉमन आ जाएगा और क्या होगा 2 + √3, तो a से a कट जाएगा और √3 अनुपात 2 + √3 का अनुपात आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज वर्ग और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा में अनुपात होगा ना वो कितना होगा? हाँ भाई कितना लिखोगे? अगर मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा दूं आपको तो आप देखिए, समबाहु त्रिभुज में बने सबसे बड़े वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा में अनुपात निकाल सकते हो, कुछ भी हो आप निकालना आना चाहिए आपको ना। देखो ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि आपकी बुकलेट में एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, एक समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर एक वर्ग है, समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर एक वर्ग है और इस वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इस वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? और आप बताओ, देखो यहाँ पर आपको देखो चीजें आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन ये भी है, ये भी मैं करवाऊंगा कि एक वृत्त है। अब आपको ये नहीं बताना, लेकिन ये क्वेश्चन मेरिट लोगों को छांट देते हैं ऐसे क्वेश्चन, सारे लोग और केवल 5% लोग ही कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। जिनका पढ़ा हुआ होगा ना वो कर लेते हैं भाई। देखो कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज के अंदर देखो वर्ग की ये अंतःवृत्त समबाहु त्रिभुज के अंदर नहीं है। अगर ये समबाहु त्रिभुज के अंदर होता है ना तो इन भुजाओं को टच करता है, ये वृत्त तो समबाहु त्रिभुज को टच ही नहीं कर रहा। तो आप नहीं कह सकते कि इसकी त्रिज्या यही हो जाएगी। इसकी त्रिज्या तभी आएगी जब वर्ग की भुजा होगी। अगर वर्ग की भुजा निकलेगी तभी इसकी त्रिज्या आएगी। और वर्ग की भुजा आप निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे? आपको ये अनुपात याद रखना है। मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि याद है कि नहीं, कि अर्धवर्त में वर्ग बनता है ना,
अर्धवर्त में वर्ग बनता है, अगर अर्धवर्त में वर्ग बनता है तो उसकी त्रिज्या और भुजा में क्या अनुपात होता है, तो लिखवाया था त्रिज्या और भुजा में √5:2 होता है, लिखवाया था भैया ना। अब देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि अर्धवर्त है, उसके अंदर वर्ग है, और आप बताओ इस वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, वर्त बना हुआ है, वर्ग के अंदर वर्त है, तो पहले वर्ग की भुजा आएगी ना, पहले वर्ग की भुजा आएगी तभी क्या आएगा आपके पास वर्त की त्रिज्या आएगी। सही है, चलो देखिए। तो ये कुछ पॉइंट थे व्रत के, मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगा व्रत के ऊपर, लिखो आप सारे लोग कि व्रत के ऊपर 2 क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन लिखिए भैया, लिख रहे हो भाई? एक अर्धवर्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, एक अर्धवर्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन लिखना है, एक अर्धवर्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, 40 की जगह और भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन मैं एग्जाम में आया हूं क्वेश्चन ही लिखवाता हूं। एक अर्धवर्त की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग, इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? एक को लिख लो 2 लाइन छोड़कर, लिख रहे हो? एक वर्ताकार सड़क, वर्ताकार भाग की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, एक वर्ताकार भाग की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, एक वर्ताकार भाग की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, एक वर्ताकार भाग की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई ये दोनों ना। देखो पहले दूसरा करते हैं अपन कि एक वर्ताकार सड़क 42 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क और बनाई गई है, तो बड़ी त्रिज्या हो जाएगी भाई 49 और छोटी त्रिज्या 42 ही हो जाएगी। बड़ी त्रिज्या 49, छोटी त्रिज्या 42, ऐसे ही तो होगा ना? क्या सेंटीमीटर ही सेंटीमीटर है दोनों? लिख लो भाई, सेंटीमीटर लिख ले। सही है। अब आपसे इस सड़क का क्षेत्रफल पूछा है, बताओ इसका क्षेत्रफल नहीं बताया था क्या भाई मैंने आपको कि पाई r प्लस आर और क्या आएगा r माइनस आर। अब ये आपको याद आना चाहिए, नहीं तो बड़े वर्त में से छोटा घटा दो। बोलो देखो कि आप यहां पर समझना कि 22/7 r की जगह कितना आएगा, r की जगह आएगा 49 प्लस 42 और आएगा 49 माइनस 42। देखो ये 7 बचेगा, 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणा 91, 22 गुणा 91 कितना आ रहा है 9, 22 एकम 22 और आप बताओ 22 नम का 198 और 2 कितना हो जाएगा 200, तो 2002 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2000 यही कर देंगे ना भाई, बड़ा व्रत माइनस छोटा व्रत कर लो आप, आ जाएगा इसका मान। अब आपको एक छोटा सा टेबल लिखना मेरे साथ साथ, बाकी देखो करते सभी वैसे है ना, लेकिन अगर आप ऐसे कर लोगे तो जल्दी आपका मान आ जाएगा कि आपको व्रत की त्रिज्या भाई समानुपात होता है, बोलो परिधि के व्रत की त्रिज्या और परिधि है ना, इसमें क्या होता है सीधा अनुपात होता है। लेकिन आप बताओ व्रत की जो क्षेत्रफल होगा ना भाई, व्रत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो समानुपाती होता है, बोलो त्रिज्या के स्क्वायर के। देखो व्रत का जो क्षेत्रफल होता है वो समानुपाती होता है त्रिज्या के स्क्वायर के, मतलब त्रिज्या दे रखी है तो क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन परिधि में क्या होता है ना सीधा अनुपात आता है। अब आप समझना
मेरे साथ देखना, आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 होगी तो बताओ उसकी परिधि जो होगी ना वो 44 याद रखना है। एक जोड़ा याद रखना है, परिधि 44 और क्षेत्रफल क्या याद रखना है। टाइम बचता है भाई इससे। क्षेत्रफल 154 इकाई स्क्वायर याद करना, इकाई स्क्वायर। देखो क्या कि याद रखना है कि जब भी वृत्त की त्रिज्या 7 होगी तो परिधि 44 होगी, क्षेत्रफल कितना होगा 154 होगा। अब देखो कि परिधि अगर डबल हो गई ना तो क्षेत्रफल 4 गुना होता है, क्षेत्रफल डबल का स्क्वायर में जाएगा। तो आप ऐसे देखिए कि मैं यहां पर लिख रहा हूं, समझना। नहीं समझ में आए तो देखो जैसे करते हैं वैसे कर लेना, लेकिन आप बताइए एक तरफ त्रिज्या, एक तरफ परिधि और एक तरफ क्या होता है बोलो क्षेत्रफल। एक बार समझना, फिर उसके बाद में आप खुद बताने लग जाओगे। इससे टाइम बचता है, बाकी कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है ना, लेकिन देखो टाइम बचेगा क्या कि अगर वृत्त की त्रिज्या 7 है तो बताओ परिधि 44 होगी और ये कितना हो जाएगा बोलो 154। लेकिन अगर वृत्त की त्रिज्या 14 हो गई ना तो बताओ ये तो 88 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या डबल हो गई तो परिधि भी डबल हो जाएगी। त्रिज्या डबल हो गई ना तो परिधि भी डबल हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। डबल का स्क्वायर मतलब 154 का 4 गुना हो गया। अगर त्रिज्या 21 है ना तो परिधि 132 हो जाएगी, 3 गुनी होगी। त्रिज्या 7 का 3 गुना हो गया तो परिधि भी 44 का 3 गुना, लेकिन क्षेत्रफल 154 का 3 गुणे का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। 3 गुणे का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुना होगा। इसी तरह देखिए कि अगर त्रिज्या 3.5 हो गई, अगर वृत्त की त्रिज्या 3.5 है, अगर वृत्त की त्रिज्या 3.5 है ना तो आप खुद बताओ परिधि जो होगी ना 44 का आधा हो जाएगा। 44 का आधा कितना 22 हो जाएगा, 44 का आधा। लेकिन क्षेत्रफल जो होगा ना वो 154 का क्या हो जाएगा आधे का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब आधे का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अगर परिधि 1.725 है, 1.725 है सॉरी त्रिज्या, तो बताओ देखो त्रिज्या आप बताओ 7 का 1/4 हो गई ना तो परिधि भी 44 का 1/4 हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल 154 का 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अगर त्रिज्या 10.5 हो गई ना, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 90% 99% 7 के गुणज में आती है, क्योंकि पाई होता है उसमें, तो पाई का मतलब 22/7 काटने के लिए 7 आता ही आता है। तो देखो कि 10.5 है तो देखो 1.5 गुना है, तो बताओ परिधि भी क्या हो जाएगी 1.5 गुनी हो जाएगी, लेकिन भाई क्षेत्रफल 154 का 9/4 हो जाएगा। 9/4 कैसे आया 1.5/2 का स्क्वायर, 1.5/2 का स्क्वायर। अगर आप बताओ वृत्त की परिधि 17.5 है ना तो ये इसका कितना गुना है बोलो, ये इसका गुना कितना है बोलो 2.5 गुना। तो बताओ परिधि क्या हो जाएगी 2.5 गुना। 2.5 गुणे को 5/2 लिख सकते हैं, लेकिन क्षेत्रफल हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर इतना गुना। क्षेत्रफल 5/2 का स्क्वायर इतना गुना हो जाएगा, सही है, इतना गुना हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए कि अगर परिधि त्रिज्या 25.5 है ना तो ये इसका 3.5 गुना है, तो 44 का 3.5 मतलब 7/2 होगा, तो 154 का हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर मतलब 49/2 कह दोगे आप, सही है। तो मतलब जब भी त्रिज्या 7 के गुणज में आती है ना तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना, सही है। ठीक, लिखो भाई इसको।